ये ब्रिक्स है या रिस्क है, देखने की बात होगी आने वाले समय में, क्योंकि भारत ने भले ही लोगो अनवील कर दिया है अपनी ब्रिक्स समिट का, लेकिन उस लोगो से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के अंदर ब्रिक्स की पोजीशन क्या है। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप जैसे अनरिलायबल लीडर्स के सामने किसी तरीके का काउंटरवेट बन सकता है? क्या उसमें कोई ऐसी पोटेंशियल है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के सामने या उनके बिहेवियर जो इराटिक भी है, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल भी है, क्या उसके सामने ये स्टैंड ले पाएगा? या फिर जस्ट एक ऐसी संस्था है जो अपनी इंटरनल डिविजन्स और इंटरनल कन्फ्लिक्ट से ही ये जूझता रहेगा? Today we'll try to discuss that particular aspect, and my name is Ayush Raina and I am going to discuss everything about BRICS. तो ब्रिक्स की जो स्थापना होती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम एन आइडिया. दिस आइडिया इज बिगिनिंग फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स विच इज अ यूएस फर्म. और वहां पे जिम ओनील नाम के इकोनॉमिस्ट है जो एक पेपर लिखते हैं, उसके अंदर वो बताते हैं कि आगे आने वाली जो सदियां हैं या डेकेड्स हैं, उसमें 4 कंट्रीज ऐसी होंगी: ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, जो ग्लोबल इकोनॉमी को डोमिनेट करेगी. इकोनॉमिक टर्म्स में वो वेस्टर्न वर्ल्ड को चैलेंज करेगी. इसी आइडिया, इसी कॉन्सेप्ट को काफी फोरम्स पे डिस्कस किया जाता है. और साल 2006 के अंदर सबसे पहली बार इन 4 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मुलाकात करते हैं. ध्यान रखिएगा कि दीज आर नॉट कंट्रीज दैट आर नेचुरल पार्टनर्स. इंडिया और रशिया नेचुरल पार्टनर जरूर हैं, लेकिन चाइना और इंडिया नेचुरली बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है. लेकिन फिर भी क्योंकि इकोनॉमिकली इनकी जो पोजीशन है, इनकी सिचुएशन है, वो इस तरीके से डेवलप हुई कि ये एक साथ आ सके. खैर, मैं ये भी बताऊंगा कि बेसिकली ब्रिक्स कंट्रीज एक साथ आती क्यों हैं, क्योंकि जो बाकी इंटरनेशनल फोरम है उसमें वेस्टर्न हेमिस्फेयर का दबदबा है, वो हेमिस्फेयर जिसे ट्रंप अपना हेमिस्फेयर कहते हैं और मैं इसे चलाऊंगा ऐसा कहते हैं. खैर, 2009 में पहली बार ब्रिक की मीटिंग होती है, BRIC की मीटिंग होती है, और 2010 में वो साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं, और ये बन जाता है ब्रिक्स. सो ब्रिक्स बेसिकली 2010 से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या संस्था है जिसका कोई फॉर्मल सेक्रेटेरिएट नहीं है, जिसका इनफैक्ट कोई फॉर्मल हेडक्वार्टर्स भी नहीं है, और ना ही इसका कोई फॉर्मल चार्टर है जिसके हिसाब से ये चलेगा. तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये कुछ स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर ही आपस में एग्री करते हैं. इसी वजह से इन्होंने इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं की है. सो टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज अ वेरी इनफॉर्मल लेवल ऑफ एसोसिएशन अमंग कंट्रीज. इस ब्रिक्स का नेक्स्ट वेव ऑफ एक्सपेंशन आता है साल 2023 में. 2023 में ब्रिक्स इनवाइट करता है 6 कंट्रीज को ज्वाइन करने के लिए: अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया को. और इनमें से अर्जेंटीना मना कर देता है, क्योंकि अर्जेंटीना के अंदर जेवियर मिलेई वहां के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, ट्रंप साहब के साथ, या कंजर्वेटिव जो हमारा तरीका है वेस्टर्न हेमिस्फेयर को चलाने का, उनके साथ चलूंगा, कम्युनिस्ट लोगों के साथ नहीं जाऊंगा. कम्युनिस्ट मतलब चाइना के साथ नहीं जाऊंगा. खैर, अर्जेंटीना आता नहीं है. सऊदी अरेबिया को इनवाइट गया है. वेबसाइट के ऊपर ये लिखा है कि सऊदी अरेबिया मेंबर है, लेकिन ऑफिशियल कम्युनिकेशन सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट से ये कंफर्मेशन नहीं आया है कि हमने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है या नहीं किया है. और उसका एक बहुत मुख्य कारण यह माना जा सकता है कि ट्रंप साहब ने जुलाई 2025 में धमकियां देनी शुरू कर दी थी उन कंट्रीज को जो ब्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होंगे. उनका कहना है कि ब्रिक्स डॉलर पे अटैक है. मैं बताऊंगा क्यों उनको ये लगा, और सच में लगना भी चाहिए था, द वे रशिया रिस्पॉन्डेड और रशिया बिहेव्ड इन 2023 ब्रिक्स समिट. ट्रंप ने यह भी कहा कि जब मैं ऑफिस में आऊंगा, 2024 में ही कह दिया था उन्होंने कि जब मैं ऑफिस में आऊंगा, मतलब प्रेसिडेंट बनूंगा, तो मैं एडिशनल टैरिफ लगा दूंगा उन कंट्रीज के ऊपर जो ब्रिक्स कंट्रीज के साथ एसोसिएट होते हैं. ब्रिक्स के मेंबर्स के ऊपर मैं 50-50, 100% टैरिफ लगा दूंगा. खैर, उसमें से आधी बातें तो सच ही निकली, प्रोफेसी ही निकली. लेकिन आप यह समझिए कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, ब्रिक्स की पर्टिकुलर सिनेरियो में, ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, उस एक्सपेंशन के अंदर इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया ऐड हो गए थे, और सऊदी अरेबिया फॉर्मली ऐड हो गया है, लेकिन उसने अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं दिया है. इसलिए अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं किसी, तो सऊदी अरेबिया मेंबर है. एक और बात आपको यह समझनी है कि नई कैटेगरी ऑफ उन्होंने मेंबरशिप की बात की, पार्टनर कंट्रीज की. पार्टनर कंट्रीज वो होती हैं जो ऑफिशियली मेंबर नहीं होती, लेकिन समिट्स के ऊपर बुलाई जाती हैं, वो मीटिंग्स के अंदर बैठ सकती हैं.
BRICS represents 47% of the world's population, this expanded BRICS, and almost 30% of global GDP. तो विश्व का 30% के आसपास GDP और 47% of the world's population ये डील करता है या रिप्रेजेंट करता है. तो इकोनॉमिकली देखा जाए तो ये पर्टिकुलर जो BRICS है, इट इज अ पावर हाउस. बट व्हाट बेसिकली BRICS स्टूड फॉर, या ब्रिक्स किस पर्पस के लिए, किस एजेंडा से आया था, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. ब्रिक्स का सबसे पहला एजेंडा था कि वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिफॉर्म लेके आना चाहते हैं. किस प्रकार के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस? ब्रेटन वुड्स ट्विंस, सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक और IMF, ये दो इंस्टीट्यूशंस बने 1945 के अंदर. जब विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद देयर वाज अ समिट, एंड दैट समिट created two institutions. World Bank was supposed to be a bank to develop first Europe and then all developing countries, and IMF was supposed to be a balance of payment security agent. मतलब कि जब किसी कंट्री के पास इंपोर्ट करने के लिए $1 भी नहीं बचता है, डॉलर बोलेंगे ना, $1 भी नहीं बचता है, तो वो IMF के पास चला जाता है लोन मांगने. तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आती है किसी देश के पास तो वो IMF जाता है. जब उसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि सड़क बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए तो वो वर्ल्ड बैंक जाता था. लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशंस की जो मेंबरशिप है उसमें क्लियर बायस है वेस्टर्न कंट्रीज का. तो जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो मेजॉरिटी डिसीजन मेकर भी है इसमें. कहने का मतलब है कि वर्ल्ड बैंक और IMF में जो भी डिसीजन लेने हैं उसके लिए यह देखा जाता है कि डिसीजन मेकर्स की वेटेज कितनी है, वेटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू दीज इंस्टीट्यूशंस. इसका मतलब ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है कि हर मेंबर का एक वोट है, ऐसा नहीं. जो ज्यादा पैसा डालेगा उसकी डिसीजन मेकिंग की वेटेज ज्यादा होगी. इसका मतलब वर्ल्ड बैंक और IMF आर प्रैक्टिकली रन बाय USA एंड वेस्टर्न वर्ल्ड. यूरोप में का भी इसमें बहुत कम पोर्शन है, USA का मेजर पोर्शन है. तो बेसिकली इन दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियली काउंटर करने के लिए भी ये ब्रिक्स की एसोसिएशन आती है. एक और कंसर्न जो ब्रिक्स का रहता है वो है यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर लैक ऑफ रिफॉर्म. अब यहीं से ब्रिक्स की इंटरनल डिवाइड देखने को मिलती है ना. कहने को तो हम कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए ब्रिक्स एक ऑल्टरनेटिव बनाना चाहता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अगेंस्ट. लेकिन जहां बात आती है यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की और उसके एक्सपेंशन की, तो इंटरेस्टिंगली ब्रिक्स के मेंबर आपस में एग्री नहीं करते हैं इसमें. क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट मेंबर है, जिसमें है USA, UK, फ्रांस, ब्रिटेन, USA, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना. चाइना तो नहीं चाहता है कि ये एक्सपैंड हो, लेकिन रशिया चाहता है कि इंडिया को इंक्लूड किया जाए. तो कहने का मतलब है कि ऑल्दो on the look of it, on the face of it, BRICS says that it wants to replace the world order by creating a new power center in Eastern Hemisphere. UN की एक्सपेंशन को लेकर ये आपस में एग्री नहीं करते. वहीं दूसरी ओर रशिया जैसी कंट्रीज एक चीज पे फोकस करवाना चाहती है, वो है डी डॉलराइजेशन के ऊपर. रशिया जैसी कंट्रीज या चाइना जैसी कंट्रीज डी डॉलराइजेशन के ऊपर फोकस करवाना चाहती हैं. यानी ये जो देश है, जो देश ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, वो आपस में या तो ब्रिक्स की एक कॉमन करेंसी बना ले और उसमें डील किया करे, या आपस में जो अपनी कंट्रीज की करेंसी है उसमें डील किया करे, ट्रेड किया करे, व्यापार किया करे, ना कि डॉलर में. फॉर एग्जांपल रूपी रूबल एक्सचेंज है ना, या रेनमिनबी रूबल एक्सचेंज, इसके बेसिस पे व्यापार करें तो बेहतर. तो इसमें जितनी ज्यादा कंट्रीज आएंगी उतना ज्यादा हम डॉलर को कम करते जाएंगे, ऐसा रशिया का मानना था. और उन्होंने 2023 की स्टेटमेंट में भी यही कहा कि हम एक्सचेंज सिस्टम को डॉलर से मुक्त करना चाहते हैं. उस वक्त भारत ने इस स्टैंड को एग्री नहीं किया, उसने नोट किया लेकिन कहा वी डोंट वांट टू रिप्लेस डॉलर. दैट वाज आफ्टर इन 2024 ट्रंप थ्रेटेंड दैट ये तो डी डॉलराइजेशन तो गलत है ना, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं. ठीक है, 2024 में ऐसा कहा रशिया ने. आई बेग योर पार्डन, मैंने 2023 कह दिया. 2023 की समिट साउथ अफ्रीका में हुई थी, 2024 की समिट रशिया में हुई थी, और रशिया में यह कहा था कि हम डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं. ये रशिया में समिट हो रही थी इसलिए उन्होंने ये कहा, है ना.
जॉइंट स्टेटमेंट में ही कहा, बट भारत ने बाद में मना कर दिया, कहते हैं हम नहीं डी डॉलराइजेशन करना चाहते। तो आप देख रहे हो कि आपस में ही बहुत सारी कंट्रीज, जो ये कंट्रीज का इकट्ठ है, ये आपस में एग्री नहीं करता है। और सुनो, आपने सऊदी अरेबिया को और यूएई को, दोनों को इन्वाइट किया है। अब सऊदी अरेबिया ने इसलिए मना किया क्योंकि ट्रंप उनका खास दोस्त है, खास मित्र है, और उनके बहुत अच्छे रिलेशन है। एज अ काउंटर वेट टू ईरान, सऊदी अरेबिया नीड्स द सपोर्ट ऑफ यूएसए एंड यूएसए नीड्स द सपोर्ट ऑफ सऊदी। तो इसी वजह से सऊदी ने भी, बेसिकली आप देखोगे कि सऊदी ने कमिट नहीं किया पब्लिकली कि मैं ब्रिक्स ज्वाइन कर रहा हूं या नहीं। और अब तो और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि सऊदी और यूएई के बीच में टेंशंस देखने को मिल रही है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूएई भी है। सो नाउ ब्रिक्स इज लुकिंग पोटेंशियली एट अ लॉट ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। इंडिया और चाइना की फ्रिक्शंस के बारे में तो हम वैसे भी जानते हैं, लेकिन ब्रिक्स का आइडिया यह था कि हम पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन करें, है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग कराएं, साइबर सिक्योरिटी पे मीटिंग कराएं, पीपल टू पीपल एक्सचेंज कराएं। तो उसके बहुत सारे इनिशिएटिव्स ब्रिक्स ने शुरू किए थे। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को रिप्लेस करने के लिए उन्होंने अपने अपने इंस्टीट्यूशन भी बनाए। तो 2014 में ब्राजील में फोर्टालीजा डिक्लेरेशन आता है, और वो कहता है कि हम एक काम करते हैं, हम एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बना लेते हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, और इन कंट्रीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर जितनी सारी कंट्रीज हैं, मेंबर है ब्रिक्स की, वो इन्वेस्ट करेंगी और अल्टीमेटली इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड किया जाएगा। एनडीबी ने $32 बिलियन 96 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कमिट भी किए। 2021 में एनडीबी को यह कहा गया कि आप सिर्फ ब्रिक्स मेंबर्स को नहीं बल्कि पार्टनर कंट्रीज या प्राइवेट फर्म्स को भी पैसा दे सकते हो। तो एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को एक्सपैंड किया गया। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि एनडीबी के हेडक्वार्टर्स कहां पे है। खैर, दूसरा जो रिप्लेसमेंट करना था वर्ल्ड बैंक की जगह, वो था आईएमएफ का रिप्लेसमेंट। तो in 2015 ब्रिक्स क्रिएटेड अ कंटिंजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट, तो अरेंजमेंट। तो CRA कंटिंजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट में इन्होंने क्या किया कि जो 5 मेजर कंट्रीज हैं उनसे कुछ कुछ पैसे ले लिए। जैसे इंडिया ने $18 बिलियन दे दिए, है ना, रशिया ने 18 बिलियन, ब्राजील ने 18 बिलियन, साउथ अफ्रीका ने 5, और चाइना ने सबसे ज्यादा पैसा ऑलमोस्ट 40 बिलियन दे दिया। तो अब ये जो फंड है ये $100 बिलियन का बना लिया। $100 बिलियन का फंड क्या करेगा, अगर किसी एक कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होती है तो वो उसे पर्टिकुलरली मनी प्रोवाइड कर देगा। तो एक तरीके से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को रिप्लेस करने की इनकी छोटी छोटी हम्बल कोशिशें देखने को मिली है, बट अनफॉर्चुनेटली दीज पर्टिकुलर कोशिश आर विक्टिम्स ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन ब्रिक्स। दे आर ऑल्सो विक्टिम्स ऑफ ब्रिक्स नॉट बीइंग अ फॉर्मल एसोसिएशन, क्योंकि ब्रिक्स फॉर्मल एसोसिएशन नहीं है, उसका कोई चार्टर नहीं है। इंडिया ने अगर ब्रिक्स की लीडरशिप ली है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया ने उसका थीम क्या रखा है। थीम रखा है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी। आप इंटरेस्टिंगली ये देखोगे कि इंडिया ने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं लिखा है जिससे दूसरी वेस्टर्न वर्ल्ड एंटेगनाइज हो जाए, है ना, कि वेस्टर्न वर्ल्ड या ट्रंप की नजरों में ब्रिक्स दोबारा आ जाए। बट बिकॉज US foreign policy is so unpredictable these days, and because Iran is a member of BRICS, है ना, again once again we might be looking at sanctions. Already sanctions आ रहे हैं, है ना, apparently। पर ईरान के साथ, खैर ईरान की अगर मैं बात करता हूं तो ईरान के साथ ट्रेड तो भारत ने वैसे ही बहुत डाउन कर दिया है, और गवर्नमेंट सूत्र ये बता रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को कि इंडिया इज गोइंग टू इवन रिड्यूस द रिमेनिंग ट्रेड दैट इज देयर। एक समय पे 2 बिलियन, 1 बिलियन, 1.5 बिलियन के आसपास ट्रेड होता था, अब 500 मिलियन से भी कम ट्रेड होने लग गया है। भारत ईरान के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर में भी नहीं आ रहा है पिछले 1-2 साल से, और इस वजह से शायद इंडिया वंस अगेन इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, चाहे वो एग्रीकल्चर, हेल्थ, डिजास्टर रिस्क हो, या एमएसएमई, स्टार्टअप्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो। बट वंस अगेन दिस, टू माय बिलीफ, is an organization which can achieve a lot, which has a lot of potential, but it still has a long way to go to substantially realize that potential. And the number one reason for that is the internal tensions or internal conflicts within these particular BRICS member countries. जब तक वो पूरी तरीके से मेजॉरिटी इश्यूज पे सेम पेज पे नहीं आते हैं, तब तक मुश्किल है कि आप
यूएसए जैसी सुपर पावर को टक्कर दे सको। पर हां, देखना यह होगा कि ट्रंप क्या ब्रिक्स समिट के दौरान अगर ईरान पार्टिसिपेट करता है, अगर तब तक ईरान बचता है और रशिया पार्टिसिपेट करता है और कुछ अनाउंसमेंट होती है, तो क्या यूएसए कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। मुझे एनडीबी का हेडक्वार्टर्स जरूर बताना।